हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास के साथ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर? बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, एनरिचिंग वोकैबुलरी। ठीक है, तो एनरिचिंग वोकैबुलरी के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर अगर हमें वोकैबुलरी आ भी गई तो उनको यूज़ कैसे करना है, यूसेज एंड इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। यूजेज के बाद हम लोगों ने कुछ शब्दों को पढ़ने के लिए ठाना था कि हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो उन शब्दों को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास कैटेगरी आई थी वो कौन सी थी? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की डेफिनेशन हम कल कर चुके थे, तो सिनोनिम्स को डिटेल में हम आज डील करेंगे। तो आइए चलते देखते हैं सिनोनिम्स क्या कहता है हमसे। सिनोनिम्स कहता है कि सिनोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका लगभग मीनिंग सेम होता है। लगभग सेम क्यों? एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं? एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो वर्ड्स जो शायद सेम साउंड करते हैं या जिनका मीनिंग सेम है, सेम साउंड नहीं, जिनका मीनिंग सेम है, उनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम हो ये नहीं हो सकता। ए थिन डिफरेंस बिल्कुल रहता है, उसको बोलते हैं कि शेड्स ऑफ मीनिंग। मीनिंग के शेड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हर एक वर्ड का यूजेज बदल जाता है। और ये जो शेड्स ऑफ मीनिंग है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक शब्द के साथ अलग भावनाएं जुड़ी होती है। जो ये शब्दों की भावनाएं होती हैं इन्हें बोला जाता है कोनोटेशंस। क्या बोला जाता है? कोनोटेशंस। तो हर एक वर्ड के कोनोटेशंस अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि चबी एंड फैटी, चबी एंड फैटी, मैं आपको दो शब्द बोलती हूँ, तो चबी का मतलब क्या होता है? मोटा। फैटी का मतलब क्या होता है? मोटा। लेकिन जहाँ पर हम किसी को चबी बोलते हैं ना, तो सामने वाले के फेस पे स्माइल आती है। लेकिन अगर हम किसी को फैटी बोलते हैं तो सामने वाले के फेस पर से स्माइल गायब हो जाती है। ठीक है, क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि फैटी इज सम एसेंट विच इज नेगेटिव। फैटी से क्या पता चलता है कि हम सामने वाले को भद्दा काइंड ऑफ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम सामने वाले को चबी बोलते हैं तो सामने वाले को क्यूट सेंस आती है। तो वो कहीं ना कहीं उस मोटे वाले कॉम्प्लीमेंट को भी या कमेंट को भी एक एज एन कॉम्प्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि चलो इसने मुझे कुछ पॉजिटिव बोला है। सेम एज अगर हमें किसी को थिन बोलना है और हम उसे बोले स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे सूखा पापड़ सा, बिल्कुल भद्दा लगता है, इतना पतला कि भद्दा लगता है सामने वाला इंसान। तो हम उसे बोल देते हैं यू आर एज थिन एज स्क्रॉनी। अगर हम उसे स्क्रॉनी बोल रहे हैं तो उसे बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि मुझे भद्दा बोला जा रहा है, हम उसे नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। लेकिन वहीं हम किसी को बोलते हैं यार तुम तो बड़े स्लिम ट्रिम हो गए, यानी कि तुम तो बड़े स्लिम ट्रिम हो, एज एन स्लैंडर। तो अगर हम उसे स्लैंडर बोलते हैं तो स्लैंडर का मतलब होता है कि आकर्षक दिखना, स्लिम होने के बावजूद भी आकर्षक दिखना। अगर हम सामने वाले को स्लैंडर बोल रहे हैं तो उसका जो सोचने का तरीका है या जो उसके फेस एक्सप्रेशंस है वो आपको पॉजिटिव वे में मिलेंगे। वहीं अगर हम सामने वाले को स्क्रॉनी बोल रहे हैं तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? बिल्कुल नेगेटिव से होंगे, क्योंकि आपने उसे बोला नेगेटिव सेंस में है। ऑल्दो दोनों का मतलब सेम है, स्क्रॉनी का मतलब भी दुबला पतला होता है और स्लेंडर का मतलब भी दुबला पतला होता है, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई भावनाएं बदल गई हैं, यानी कि कॉनोटेशंस बदल गई हैं। कॉनोटेशंस होती हैं शब्दों की भावनाएं। एक और वर्ड होता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज डिनोशन। डिनोशंस होते हैं जो उसके एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं, यानी कि शब्दों के आपको डिनोटेशंस भी चेक करने हैं और आपको कॉनोटेशंस भी चेक करने हैं। डिनोटेशन सेम हो सकते हैं बट ऑल्दो उसके कॉनोटेशंस चेक नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि पास्ट और अवे, दोनों को अगर अलग अलग पढ़ा जाए तो अलग अलग सेंस निकलता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पास्ट अवे, क्या वही डिक्शनरी मीनिंग बताएगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग ही मीनिंग होगा ना। तो आपको एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं मिल सकते, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं शेड्स ऑफ डिफरेंस के ऊपर ही चलती है। एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड इनिशिएट। 4 शब्द हैं हमारे पास। इन चारों शब्दों का मतलब यही होता है किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना या किसी काम को स्टार्ट करना। बट बिगिन जो है जनरली हम यूज़ कर देते हैं, बिगिन वर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड एंड जनरली अपने फॉर्मल ओकेजन्स के ऊपर चलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फॉर रिलीजियस एंड अदर सेरेमनीज एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये जो बिगिन है और जो वर्ड कमेंस है, ये दोनों के दोनों कमेंस और बिगिन वर्ड हमारी फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर चलते हैं। बिगिन यूजुअली कम यूज़ किया जाता है, कमेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल ओकेजन्स की, फॉर्मल मीटिंग्स की, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, आप जब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे, तो आप लोग यही पढ़ेंगे कि यहाँ पर हर चीज़ के अंदर फॉर्मल चीज़ जब आप दोगे तो कमेंसिंग, कमेंसमेंट, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, यानी कि कमेंस से रिलेटेड वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे। बिगिन यूजुअली कम यूज़ किया जाता है।
स्टार्ट हम अपने किसी भी इनफॉर्मल ओकेजन्स के अंदर बोल देते हैं, अपने फ्रेंडली ग्रुप के अंदर बोल देते हैं, या हम लोग कोई ऐसा कोई कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, रेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर बोला जाता है लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कहीं कहीं वहाँ पर लेट्स बिगिन भी बोला जाता है। बिगिन ऑल्दो एक कॉमन वर्ड है, बट ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशिएट करना। इनिशिएट का मतलब भी यही होता है किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना, बट इनिशिएटिव या इनिशिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों वर्ड है? इनिशिएट बताता है कि फर्स्ट स्टेप किसका था या फर्स्ट स्टेप क्या था। हाउ टू इनिशिएट, स्टार्ट कैसे करना है। वैसे तो इनिशिएट स्टार्ट देखो इंटरप्रिटेड हो गए ना, हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू इनिशिएट, लेकिन जो वो बंदे ने पहला स्टेप लिया है उस पहले स्टेप को इनिशिएट ही बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सबका मीनिंग सेम होने के बावजूद इनके यूजेज बदल गए, क्योंकि उसकी कॉनोटेशंस बदल गई। अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मल मीटिंग्स की बात करो तो वहाँ पर कमेंसमेंट वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ होगा। 80 to 90% वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ कमेंस। ठीक है, तो उस तरह से आपके सिनोनिम्स जो हैं बदल जाते हैं बिल्कुल थिन शेड्स की वजह से, यानी कि थिन डिफरेंस होते हैं उनके मीनिंग्स में, उसकी वजह से वो बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स देखते हैं हम सिनोनिम्स के। यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर वर्ड है मैंने उनका हिंदी मीनिंग निकाल कर यहाँ पर लिखा है। ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं सारे के सारे जो आपके मॉड्यूल में है। आपके मॉड्यूल से अलग मैं कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं कराऊंगी, तो आप अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जितने भी है सारे आपको रीड करने हैं और कोशिश करना है याद कर सको। अगर सारे नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट आप गो थ्रू तो हो जाना, एटलीस्ट 4 to 5 आप गो थ्रू हो जाओगे तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि इसका मीनिंग ये होता है और इसका सिनोनिम्स ये हो सकते हैं। और इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करना अपनी नोटबुक के अंदर। सिनोनिम्स की क्लास देखने के बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपकी ये जो नोटबुक है मेरे पास आ जानी चाहिए सिनोनिम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं मीनिंग्स के बारे में। अडेप्ट, अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है? अडेप्ट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में आप ना महारत हासिल कर चुके हो, निपुण हो चुके हो। अडेप्ट को प्रोफिशिएंट भी बोला जा सकता है और स्किल्ड भी बोला जा सकता है। प्रोफिशिएंट वर्ड जो यूज़ होता है वो जनरली आपकी एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हो तो आप बोलोगे कि मैं इस फील्ड में प्रोफिशिएंट हूँ। वहीं पर स्किल्ड भी आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि स्किल्ड लेबर बोलते हैं हम, स्किल्ड स्टाफ बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारा सारा स्टाफ जो है निपुण है। ठीक है, उसके बाद है आपका एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है बचना किसी चीज़ से। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस। रिफ्रेन का मतलब भी सेम एज एन एब्सटेन। एब्सटेन और रिफ्रेन को एक दूसरे की जगह रखा जा सकता है। और विद होल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास ही रख लेना, उसे आगे जाने ना देना, यानी कि उसको भी बचाना। ठीक है, एब्रीज, एब्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट में करना, संक्षेप में करना, यानी कि किसी का लंबा वर्जन ना करके उसको शॉर्ट वर्जन में। जैसे आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप इतने लंबे नोट्स नहीं बनाओगे जैसे आपकी बुक्स में होते हैं, तो आप क्या बनाते हो? आप एब्रीज नोट्स बनाते हो। ठीक है, शॉर्टन करना का मतलब भी यही होता है किसी लंबी चीज़ को कट करके छोटा करना। कर्टेल का मतलब भी यही होता है कि छोटा करना उसे। ठीक है, उसके बाद है आपका एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो या फिर मतलब प्रचुर, मतलब इनफ अमाउंट के अंदर हो। तो प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, ये जनरली आपके इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो आपको बताता है कि क्वांटिटी जो है इनफ है या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। प्लेंटीफुल, एम्पल, इनफ ये सब एक ही जगह पर यूज़ होता है। जो वर्ड है कॉपियस, जनरली कॉपियस वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ बतानी होती है या क्वांटिटीज़ बतानी होती है, तो वहाँ पर जनरली आपका कॉपियस यूज़ होता है। जैसे कि आपने कॉपियस नोट्स बनाए हैं, यानी कि प्लेंटीफुल बहुत नोट्स बना लिए आपने। आगे है आपका असेसरीज। असेसरीज का मतलब होता है कि जो किसी मेन प्रोडक्ट के साथ में जुड़कर आती है, यानी कि उसकी सहायक एक्टिविटीज़। वैसे ही एडिशनल का मतलब भी सहायक होता है और ऑक्सिलरीज का मतलब भी सहायक होता है, लेकिन अगर हम बात करें इनके यूसेज की तो वो बड़े बदल जाते हैं। असेसरीज जनरली हमारे किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आती है, लेकिन एडिशनल ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री आए। एडिशनल किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे एडिशनल पेज देना, एडिशनल नोटबुक देना, कुछ भी हो सकता है एडिशनल। एंड ऑक्सिलरी जनरली ट्रेड के अंदर यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट सहायक एक्टिविटीज़, या फिर जैसे बोले कि बैंकिंग या सर्विस इंडस्ट्री जो है हमारा, उसको ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। तो वो सब क्या है? सहायक है, कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करके हमें एडिशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो यूसेज बदल सकते हैं इनके एज पर द सिनेरियो। उसके बाद है आपके पास अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब कुछ ग्रैब करना, कुछ पाना। वैसे ही इसको और क्या बोला जा सकता है? अकम्प्लिश, एग्जीक्यूट और गेन। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, बिल्कुल सही क्वांटिटी में है, ना ज़्यादा ना कम। सफिशिएंट या सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और क्या है आपके पास?
एडेरेंट, अडेरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल बात मानने वाला इंसान होता है, ठीक है। तो और क्या होता है, फॉलोवर एंड डिसिपल। फॉलोवर डिसिपल्स, आप किसी के फैन भी हो सकते हो, तब भी आपके लिए फॉलोवर लिखा जाएगा, डिसिपल लिखा जा सकता है। डिसिपल जनरली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका लिखा जा सकता है कि आप वहाँ के अनुयायी हो, वहाँ के डिसिपल हो। अडेरेंट जो है, अडेरेंट किसी प्रोविजंस के साथ भी हो सकता है, लीगल प्रोविजंस के साथ। अडेरेंट जो यूज़ होता है वो आपके लीगल सिनेरियो में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे अडेरेंट टू द सेक्शन दिस, यानी कि उस सेक्शंस के कंपैरिजन में या फिर उस सेक्शन को फॉलो करते हुए हम ये बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप अडेरेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं। एडमायरेशंस। एडमायरेशन मतलब किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा के लिए और दो वर्ड्स है सिनोनिम्स में हमारे पास, दैट इज प्रेज या एप्रोबेशन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास आगे ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फिर फुर्तीला या फिर कोई ऐसा चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। वैसे ही लाइवली और एजाइल, अगर लाइवली का मैं सिंपल मीनिंग देखूं, अगर मैं इसको कंपेयर ना करूं, तो लाइवली वैसे होता है कि जो जिंदा है, ठीक है। जिंदा है यानी कि काम कर रहा है, और काम कैसे कर रहा है, फुर्ती से काम कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर फुर्तीला। या एजाइल के लिए ये भी यूज़ हो सकता है कि एजाइल फूड्स ही होता है जो जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, तो एजाइल तेज, फुर्तीला, यानी कि जो फास्ट कंजम्पशन के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे है आपका कैलस। कैलस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत हार्ड है, कठोर है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैलेस वर्ड यूज़ हो रहा है, ये कैलेस वर्ड इस चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है कि कैलेस आपको ये बताना चाहता है कि किसी इंसान का नेचर कैसे है, वो बिल्कुल हार्ड है, जल्दी उसका मन पिघलता नहीं है। ऑल्दो वो अच्छा भी हो सकता है, बट अच्छा होने के बाद भी वो हार्ड हो सकता है, दैट इज़ कैलस, ठीक है। हार्ड हम किसी भी मटेरियल को बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो हार्ड है, किस और अनदर चीज़ को भी हार्ड बताने के लिए, कठोर बताने के लिए हम हार्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अनसिम्पेथेटिक को कठोर क्यों बोला गया, जिसके अंदर दया भाव नहीं है, हम उसे भी कठोर बोलते हैं। ऑल्दो इसका मतलब भी कठोर है, बट इसका यूसेज हर जगह नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि स्टोन इज अनसिम्पेथेटिक या डायमंड इज अनसिम्पेथेटिक। डायमंड हार्ड ही होगा, यहाँ पर इंसान अनसिम्पेथेटिक होगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो किस तरह से थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिनोटेशंस ऑल्दो सेम है बट कॉनोटेशंस बहुत डिफरेंस है, शब्दों की भावनाएं। उसी तरह से सिनोनिम्स को ज़रूरी नहीं कि आप एक दूसरी जगह पर रिप्लेस कर पाओ, बट फिर भी सिनोनिम्स पता होता है तो आपके लिए इजी हो जाता है एक दूसरी जगह पर वर्डों को यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद है आपका कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है हार्दिक। कोर्डियल जनरली आपके इन्विटेशंस पर लिखा होता है कि यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू द सेरेमनी या टू द फंक्शन, टू द मीटिंग। और उसके बाद है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही चार्मिंग होता है या फिर ब्यूटीफुल होता है, तो उसके लिए भी आप हार्दिक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्जिनल के लिए भी। उसके बाद है आपका कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब अगेन कठोर होता है। कठोर यहाँ पर जो कैप्शियस के लिए है, यहाँ पर किसी सिचुएशंस के लिए बनाया जाता है कि सिचुएशंस कितनी मुश्किल है, तो कैप्शियस मुश्किल सिचुएशंस को बोल सकते हैं। वैसे ही सेंसोरियस और हाइपर क्रिटिकल भी, ठीक है। उसके बाद है आपका कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है ठोस। जनरली जो कोजेंट वर्ड यूज़ होता है वो आपका लीगल सिनेरियो में यूज़ होता है। कोजेंट इज़ लाइक कि ये काम तो हुआ ही है और इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या ये सबूत जो है वो पक्का है, प्रूफ। जब आप साबित करते हो किसी को किसी बारे में, तो आपके पास जो एविडेंस होते हैं वो कोजेंट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। जब आपके एविडेंस जो है कोजेंट है यानी कि ठोस हैं, तो आपकी कन्विंसिंग पावर भी ठोस होगी। तो कन्विंस जिस पे आप कर सकते हो, जिन बेसिस पे कन्विंस कर सकते हो, वो रीज़न भी क्या होने चाहिए, कोजेंट होने चाहिए, ठोस होने चाहिए, ठीक है। आगे है आपका डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट आपने जनरली अपने एनवायरनमेंट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, इफ़ यू रिमेंबर। तो डेट्रियोरेट का मतलब क्या होता था कि एनवायरनमेंट का स्तर जब गिरता था तो उसे डेट्रियोरेट बोलते थे। तो डेट्रियोरेट का मतलब क्या है, अपने स्तर से गिरना। वैसे ही उसे डीजेनरेट भी बोल सकते हैं और डेक्लाइन भी बोल सकते हैं। डेक्लाइन का मतलब भी गिरना होता है, और डीजेनरेट का मतलब जनरली होता है कि जो अब बनता नहीं है। अब बनता नहीं है तो यानी कि उसकी बनावट कम होती जा रही है, तो उसके लिए भी उसको गिरने वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे है आपके पास डेक्सटैरिटी। डेक्सटैरिटी का मतलब अगेन वो प्रोफिशिएंट वाला होता है, निपुणता, यानी कि आपके पास स्किल है, डेफ्टनेस है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डिडक्टिक। डिडक्टिक का मतलब होता है जब आपको कुछ डिक्टेट किया जाता है और आप अच्छे बच्चे हो, आप उस बात को मानते हो, तो डिडक्टिक या फिर मोरलाइजिंग बोलो या प्रीच बोलो। प्रीच का मतलब भी आपको कुछ बताना होता है, और मोरलाइजिंग का मतलब आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ को डालना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा वो आपका आएगा उपदेशपूर्ण, मतलब किसी के उपदेश को मानना, या फिर आपको जो बातें बताई गई हैं उसके अंदर उपदेश छुपा हुआ है, अच्छी बातें छुपी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है एफीट। एफीट का मतलब होता है थका हुआ,
थका हुआ मतलब कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, आपके अंदर हिम्मत नहीं बची, थका हुआ, वॉर्न आउट, एफीट, ये सब आप बोल सकते हैं। उसके बाद है आपके पास इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है जिसकी लाइफ कम हो, यानी कि ट्रांजिएंट या फिर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट वो इंसान होता है जो बहुत फिजूल खर्ची करता है। फिजूल खर्ची मतलब लिमिट से ज़्यादा करना, लिमिट से ज़्यादा करना मतलब एक्सेसिव या फिर वेस्टफुल, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, आगे है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट इज समथिंग की जो फैब्रिक के अंदर या फिर किसी भी कपड़े के अंदर ऑलरेडी बुना होता है, या फिर कॉनकोट जो बनता रहता है अपने अंदर ही अंदर, कॉन्ट्राइव, जिसको हम अगर हिंदी मीनिंग बोले तो गढ़ना बोल सकते हैं। जैसे वीविंग के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसी कपड़े के अंदर वो गढ़ी हुई है, यानी कि फैब्रिकेटेड है, उसके अंदर गढ़ी हुई है, उसी के अंदर छुपी हुई है, तो उसे गढ़ना बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश वर्जन देखें तो फैब्रिकेट, कॉनकोट या कॉन्ट्राइव, ठीक है। फैटल, फैटल हम सब हैं, इन फैटल हम में से कोई नहीं है। फैटल का मतलब होता है विनाशकारी, जिसका विनाश निश्चित है, यानी कि डेडली या डिजास्ट्रस, जो डिजास्टर यानी कि विनाश होने योग्य है या डेडली है, जिसको मरना ही है कभी। आगे है हमारे पास फेस्टिडियस। फेस्टिडियस मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब बात का पतंगड़ बनाने वाला होता है, उसको हल्का सा छेड़ो और वो बहुत ज़्यादा छिड़ जाता है, तो उस इंसान को बोलेंगे फेस्टिडियस, मैसी या फसी। मैसी और फसी आपकी सिचुएशंस भी हो सकती है। सिचुएशंस तब होंगी आपकी फसी सिचुएशंस जब आपने कोई छोटा सा काम किया और वो बड़े पतंगड़ में बदल जाए, जैसे कि आप बोलते हैं ना रायता फैल गया, तो आपकी सिचुएशंस कैसी हो चुकी है, उस सिचुएशंस में मैसी या फसी हो चुकी है, ठीक है। आगे है हमारे पास गेयटी। गेयटी का मतलब होता है इंजॉयमेंट, फीलिंग ऑफ जॉय, यानी कि आनंद। इसको फेस्टिविटी और मैरीमेंट भी बोल सकते हैं। इन तीनों का मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। इन तीनों का मीनिंग ही यही होता है, फीलिंग ऑफ जॉय या फिर हैप्पीनेस। आगे है हमारे पास गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी चीज़, यानी कि विशाल या प्रचंड। इसका अनदर मीनिंग हो सकते हैं इसके कॉलोसल या फिर ह्यूज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हैजार्डियस। हैजार्डियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही डेंजरस हो, खतरनाक हो। और डेंजरस, खतरनाक हमारी रिस्की सिचुएशंस भी हो सकते हैं, तो रिस्की को भी खतरनाक बोला जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या है, इनएडवर्टेंट का मतलब ऐसा इंसान है जिससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको किसी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, केयरलेस है, बेपरवाह है। केयरलेस इंसान अनप्लान्ड भी होता है और अनइंटेंशनल भी होता है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ नहीं करता, बस वो पड़ा रहता है, केयरलेसनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है कपटी। कपटी यानी कि जो बिल्कुल छल कपट करने वाला है, इतना चालाक है। वैसे तो जनरली इंसीडियस का मतलब होता है चालाक, बट चालाक या फिर तेज होना ज़रूरी नहीं कि उसको नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ पर उसको कपटी यानी कि छल कपट वाला चालाक है, उसको बोला जाएगा इंसीडियस, एस्ट्यूट या फिर कनिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जुडिशियस। जुडिशियस जनरली हमारे न्याय क्षेत्र, लीगल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो न्याय के लिए यूज़ होता है। और न्याय कब होता है, जब जो चीज़ अच्छी होती है, सही होती है, यानी कि जो चीज़ उचित होती है, उसी के लिए न्याय होता है। तो जुडिशियस मतलब यहाँ पर जस्टिफाइड भी बोल सकते हैं। जस्टिफाइड मतलब बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए था। जस्टिफाइड डिसीजन कब होगा, जब वो सेंसिबल डिसीजन होगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है एक सामान्य समझ का आदमी जो सोचता है, यानी कि वो भी उचित है। सामान्य समझ का आदमी जो सोचेगा वो उचित ही होगा। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमानी से जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है मेलाइस। मेलाइस होता है मन का द्वेष, उसको इल विल या फिर स्पाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके मन में मैल भरा पड़ा है, द्वेष भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद है मोरबिड। मोरबिड का मतलब ऐसा इंसान होता है जो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है अपने एनवायरनमेंट से, यानी कि मोरोज या फिर सिकली, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। लापरवाह अनदर फिर वो इनएडवर्टेंट के साथ कंबाइंड है, इसको आप इनएडवर्टेंट के साथ कंबाइन कर सकते हो नेग्लिजेंट चीज़ों को। नेग्लिजेंट, केयरलेस या फिर लैक्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लापरवाह, इन सब का मीनिंग लापरवाह होता है। नेक्स्ट है उसके बाद ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल मूर्ख है, कुंठित है, डल, स्टूपिड या ब्लंट, ठीक है। और ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है बर्डन। जनरली अगर मैं ऑनरस का मतलब बोलूँ तो बर्डन। ऑनरस वर्ड जो है ये अगेन आपके लीगल सिनेरियो में यूज़ होता है। तो ऑनरस का मतलब है बर्डन, और इसको बोल सकते हैं हम बर्डनसम या ओप्रेसिव। ओप्रेसिव का मतलब होता है दबाव देने वाला, तो जो आपके ऊपर दबाव देता है तो वो आपके लिए कष्टदायक तो है ही, ठीक है। उसके बाद है आपके पास पैंजेरिक। पैंजेरिक का मतलब अगेन होता है आपकी प्रशंसा करने वाला इंसान, प्रशंसात्मक, तो यूलोजी या इनकॉमियम, ठीक है।
और क्या है आपका पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब दरिद्रता, गरीबी, वांट या फिर पॉवर्टी, जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो और आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो वो भी यही है, वांट, आपकी अभी इच्छाएं हैं सिर्फ पूरी नहीं हो रही तो दरिद्रता को शो करती है, पॉवर्टी अगेन गरीबी होती है। तो ये कुछ आपके मीनिंग्स हैं और सिनोनिम्स के लिए, कुछ और भी हैं हम देखते हैं। रेटिकेंट, रेटिकेंट का मतलब होता है चुप रहने वाला इंसान, यानी कि साइलेंट या रिजर्व्ड। उसके बाद है हमारे पास रियोनस, रियोनस मतलब पतन वाला, रियोनस मतलब जो र्यून होने योग्य है, डिस्ट्रक्टिव है, रेकफुल है। उसके बाद है स्टरलाइट, स्टराइल मतलब स्टराइल ये एक मेडिकल वर्ड है, मेडिकल साइंस के अंदर यूज होता है। स्टरलाइट मतलब जब आप मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो उन्हें स्टरलाइट करके रखते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक लिक्विड छिड़कते हैं जो आज के टाइम पे हम हैंड सैनिटाइजर के नाम पे यूज कर रहे हैं। तो स्टरलाइट से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो यानी कि वो क्या करता है, उस एक पर्टिकुलर आइटम से उसके ऑर्गेनिजम्स को साफ कर देता है, यानी कि उसको बिल्कुल बैरन बना देता है, उसके ऊपर अब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता जब तक वो डिफरेंट एरिया में यूज ना हो। तो उसको क्या करते हैं, स्टराइल करते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है किसी को बांझ बनाना। हमने उन इक्विपमेंट्स को क्या कर दिया, उन इक्विपमेंट्स को इनफर्टाइल बना दिया, अब उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक वो लिक्विड उसके ऊपर है। वैसे ही बैरन, बैरन का मतलब लैंड के साथ यूज होता है, बैरन फील्ड, इनफर्टाइल यानी कि जो जनन योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद है थ्राइव, थ्राइव वर्ड जनरली यूज होता है जब आप फील्ड के अंदर कोई सीड वगैरह लगाते हैं तो आप ये बोलते हो कि मेरा जो फ्लावर है वो थ्राइव करेगा, ब्लूम करेगा, ठीक है। और क्या होता है थ्राइव का मतलब प्रॉस्पर या फ्लॉरिश, फलना फूलना। प्रोस्पर आप किसी इंसान के लिए भी लगा सकते हो कि प्रोस्पेरिटी को आप प्राप्त करो, प्रॉस्पर हो आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो उस तरह से आप फलना फूलना किसी को आशीर्वाद में भी दे सकते हैं। और क्या है हमारे पास, और है अर्बिन, अर्बिन का मतलब वैसे शहरीकरण होता है, शहरी इंसान, उसको अर्बिन बोला जाता है, अर्बिन एरिया से आया है। लेकिन अर्बिन को बोलने के लिए हम उसको कॉस्मोपॉलिटन, सुवेव या कल्चर्ड भी बोल सकते हैं। जनरली इन तीनों का मतलब ये होता है कि कोई जो बंदा है वो वेल मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और मतलब एलिगेंट है, तो उन चीज़ों के लिए सुवेव या कल्चर्ड या कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज़ होते हैं। तो हम जनरली मानते हैं कि अच्छी शिक्षा और एलिगेंट, गुड बिहेवियर्स, इन सब को हम शहरीकरण का प्रतीक मानते हैं कहीं ना कहीं। नो ऑफेंस, इसके अंदर ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि गाँव के बच्चे हैं या फिर जो रूरल एरियाज है या नॉन अर्बन स्टूडेंट्स हैं वो एलिगेंट नहीं होते, कल्चर्ड नहीं होते, बट यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो शहरीकरण के नाम से आएगा, ठीक है। आगे है हमारे पास होलसम, होलसम मतलब जो इंक्लूसिव होता है, इकट्ठा होता है। होलसम अमाउंट जो होता है वो ये होता है कि इनफ अमाउंट है, यानी कि इनफ है, यानी कि पौष्टिक है, हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है साउंड, यहाँ पर साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, साउंड का मतलब ये होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, सब कुछ हेल्दी है, तो वो साउंड है, ठीक है। हीलिंग, हीलिंग का मतलब ये होता है कि जो किसी बीमारी को दूर करे या फिर आपके किसी घाव को भर रहा है, और जो चीज़ आपके किसी घाव को भरती है वो भी पौष्टिक होती है, इसीलिए यहाँ पर इन सबका मीनिंग जो है सेम है। उसके बाद है यर्न, यर्न का मतलब होता है किसी की लालसा करना या इच्छा करना, तो इसके लिए आप क्रेव और पाइन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो यर्न के लिए। उसके बाद है आपका जिनिथ, जिनिथ समिट या कल्मिनेशन, ये जनरली होते हैं आपके टॉप पॉइंट के लिए, चरम सीमा के लिए। तो जिनिथ जनरली आपका यूज होता है एनवायरमेंटल टर्म्स के साथ, एनवायरमेंटल के साथ। समिट जो है आपका बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी यूज होता है, बिजनेस समिट मीटिंग्स यानी कि बिल्कुल टॉप फाइनल मीटिंग, या फिर आप समिट किसी भी माउंटेन्स के लिए यूज कर सकते हो, समिट पे जाना पड़ेगा मुझे, या फिर समिट पे मैं जा नहीं पाया, या इतना टाइम रहता है मुझे समिट तक पहुंचने के लिए, यानी कि हाई पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सेम एज कल्मिनेशन भी यूज हो सकता है, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम पॉइंट, चरम सीमा, यानी कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे आपके जो आपके सिनोनिम्स में आपको लर्न करने हैं। तो ये सिनोनिम्स के वर्ड्स जो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिपीट करो। मैं ये तो नहीं बोल सकती आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली याद करो, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तो इतने ज़्यादा वर्ड नहीं हैं, आप इसे 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स हमारी लाइफ में आगे आ ही जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और बल्कि ये तो बहुत कम वर्ड्स हैं, मैं तो कोशिश करूँगी कि आपको और भी वर्ड्स सिखाऊँ इस चीज़ के लिए। जितने वर्ड्स याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको पता होने चाहिए डिफरेंट वर्ड्स। तो ये तो था हमारा सिनोनिम्स के रिगार्डिंग। तो चलिए अब सिनोनिम्स के बाद आगे हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स है आपके एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड, कॉन्ट्रेरी वर्ड्स, यानी कि
एक दूसरे के जो बिल्कुल विपरीत साउंड करते हैं, विपरीत जिनके मीनिंग होते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सारे सिनोनिम्स जो हैं उनके ट्रू मीनिंग सेम नहीं हो सकते, यानी कि दो सिनोनिम्स बिल्कुल सेम होंगे ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि दो वर्ड एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, डिफरेंस होगा इसमें। तो जब एक ही वर्ड के हमने दो दो सिनोनिम्स पढ़े तो एंटोनिम्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं एक शब्द का सिर्फ एक ही एंटोनिम होगा। जब एक शब्द के मीनिंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो एंटोनिम्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ एक एक एंटोनिम ही करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक एंटोनिम का। ऑल्दो सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट समथिंग जो बिल्कुल नरम हो, मुलायम हो। तो सॉफ्ट का अगर हमारे माइंड में आता है तो सॉफ्ट का अपोजिट क्या सोचेंगे हम? हार्ड सोचेंगे। बट अलग अलग सिनेरियो में सॉफ्ट के लिए अलग अलग एंटोनिम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हम हॉट ड्रिंक्स बोलेंगे। सॉफ्ट कलर्स मतलब अच्छे कलर, सॉफ्ट कलर्स यानी कि सूदिंग कलर्स हैं, तो उसके लिए अपोजिट क्या बोलेंगे हम? ब्राइट कलर्स। सॉफ्ट टोन्स, सॉफ्ट टोन्स में बात करते हैं तो जो इंसान अच्छी टोन में बात करता है उसके लिए हम बोलेंगे वियर्ड टोन्स, बड़ी अजीब सी आवाज़ में बात कर रहे हैं, अलग सा उसका बिहेवियर है, वियर्ड बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिनेरियो चेंज होने की वजह से सेम वर्ड के हमारे एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? डिफर करते हैं हमारे जो एंटोनिम्स है वो, ठीक है। तो कुछ एंटोनिम्स वर्ड्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या हैं। अगर हम बात करें एंटोनिम में एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, तो उसकी दूसरी क्या होगी? इनएबिलिटी। अगेन एबल मतलब भी योग्य होता है और उसके अपोजिट क्या होगा? इन अनएबल, यानी कि जो योग्य नहीं है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब जो साधारण नहीं है, उसका अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल। आगे क्या है? एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब जो बिल्कुल सही है, उसका अपोजिट क्या होगा? जो सही नहीं है, इनएक्यूरेट। आगे है हमारे पास बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब क्या है? जिसका दिवाला निकल चुका है, दिवालिया इंसान है। तो सोलवेंट क्या होगा? जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका अपोजिट सोलवेंट होगा जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आगे है हमारे पास इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो इंसान किफ़ायती होता है, यानी कि सोच समझ कर खर्चा करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रावेजेंट, तो एक्स्ट्रावेजेंट वो इंसान है जो फिजूल खर्ची करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्स्ट्रावेजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब ये होता है जो बिल्कुल मतलब सोच समझ के देखभाल के सारे काम करता है, यानी कि जो चुस्ती के साथ अपने सारे काम करता है। वहीं पर अलग अगर मैं बोलूँ तो डायलेटरी या लेजी, यानी कि जो रो पीट के या धीरे धीरे या फिर काम करता ही नहीं। डायलेटरी का मतलब होता है धीमे धीमे, लेजी का मतलब होता है आलसी, जो आलस में पड़ा रहता है, काम करता ही नहीं। अगर मैं लोम विलोम के साथ बोलूँ इसको तो डिलीजेंट मतलब आपका चुस्त एंड लेजी मतलब आपका जो सुस्त इंसान होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब जो यहाँ से दूसरी तरफ जाना और इमिग्रेंट मतलब वहाँ से आना, यानी कि इमिग्रेंट मतलब जाना और इमिग्रेंट मतलब आना, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो बताया जाता है और इम्प्लिसिट मतलब जो इम्प्लाइड है, ये तो होगा ही, यानी कि बताया जाना और ना बताया जाना। एक्सप्लिसिट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया और इम्प्लिसिट मतलब किसी चीज़ को इनबिल्ट माना गया, इनहेरेंट माना गया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। उसके बाद क्या है? एंट्रेंस या एंटर, एंटर का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है। और क्या है आपका? फैक्ट या फिक्शंस। फैक्ट होता है आपके तथ्य जो स्ट्रोंग है, फिक्शंस होती है मन घड़त कहानियां। आगे है हमारे पास फ्लैटरी या क्रिटिसिज्म। फ्लैटरी होते हैं जनरली जो मक्खन लगाते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं हमारे पास, यानी कि चापलूस टाइप के लोग। और क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है जो हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारी आलोचनाएं करते हैं। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जो बिल्कुल मतलब जिसको हम अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ सकें। रिजिड जो बिल्कुल हार्ड है, एज इट इज ही रहेगा, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फ्रेश बोलूँ, फ्रेश मतलब ताज़ा। स्टेल, स्टेल मतलब बासी। आगे है हमारे पास जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी तरह से होना चाहिए था, असली है, फैक्ट है। और स्पीरियस का मतलब होता है नकली, जाली, मतलब जो एक्चुअल में नहीं होता, यानी कि अपोजिट टू द एक्चुअल, नकली, जाली। आगे है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जो बढ़ता ही जाए। उसके अलावा है हमारे पास ग्रोथ बढ़ता और फिर उसके बढ़ने के ऊपर अपोजिट क्या हो सकता है? घटना या गिरना। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है डिक्लाइन, इसका एक और सिनोनिम लिया है स्टेग्नेशन। ऑल्दो स्टेग्नेशन जो है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं हो सकता। स्टेग्नेशन का मतलब होता है या तो ग्रोथ नहीं होना या होना तो बहुत ही कम लेवल पर होना, नो ग्रोथ के बराबर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी मचाना किसी चीज़ के लिए। वहीं पर स्लोनेस, स्लोनेस का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। आगे है होप। होप का मतलब लाइक आशा, किसी चीज़ की होप होना, आशा होना। वहीं पर डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा होना, अब कोई होप बाकी नहीं है।
हम्बल, हम्बल वो इंसान होता है जो बहुत ही विनम्र होता है और प्राउड होता है, घमंडी। विनम्रता के अपोजिट घमंडी ही होगा। आगे है हमारे पास आइडल, वेला इंसान जो बिल्कुल फ्री है। वेले के अपोजिट क्या होगा? बिजी। आगे है हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान को आयात कराना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात कराना, यानी कि दूसरे देश। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से सामान लेकर आना, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से सामान दूसरे देश तक पहुंचाना। इन्फीरियर, जनरली इन्फीरियर को अगर हम क्वालिटी से कंपेयर करें तो इन्फीरियर का मतलब होगा लो क्वालिटी और सुपीरियर का मतलब होगा हाई क्वालिटी। और डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इन्फीरियर का मतलब होता है एक स्तर नीचे, यानी कि जो आपका मेंटेन स्तर है इसके नीचे जाना है तो इन्फीरियर हो गया, आप उससे ऊपर जाना है तो सुपीरियर हो गए। हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी सुपीरियर इन्फीरियर एम्प्लॉयज होते हैं। सुपीरियर एम्प्लॉयज मतलब जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं और इन्फीरियर मतलब जो नीचे वाले हैं। जनरली उन्हें इन्फीरियर नहीं बोला जाता, लेकिन सुपीरियर वाले यानी कि जो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटीज होती है उन्हें सुपीरियर एम्प्लॉयज जरूर बोला जाता है, बेस्ट क्वालिटी शो करने के लिए। आगे है हमारे पास पीस और वार। पीस मतलब शांति और वार मतलब लड़ाई झगड़ा, जो हमारे घरों में चलता रहता है बच्चों के साथ। आगे है लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? लाउड का मतलब होता है कि बहुत तेज चिल्लाना। और क्वाइट और सॉफ्ट मतलब शांत रहना। मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम, क्वांटिटी बहुत कम है। प्लेंटीफुल, इनफ है या उससे ज़्यादा है। नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। नेटिव, नेटिव मतलब जैसे अपना पड़ोसी या अपना देश, वैसे ही फॉरेन क्या होगा? विदेश, देश विदेश। ओमिशन, ओमिशन का मतलब अगर मैं बोलूँ, ओमिशन का मतलब होता है कुछ भूल जाना या कुछ चूक हो जाना हमसे। वहीं पर एडिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन मतलब कुछ भूल गए, एडिशन मतलब कुछ ऐड कर दिया या कुछ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ओरल का मतलब होता है मौखिक एंड रिटन का मतलब क्या होगा? लिखित। उसके बाद क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होगा जो कुछ असली है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा? नकली है। आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्विक, क्विक का मतलब क्या होगा? क्विक का मतलब होगा फास्ट। स्लो, स्लो का मतलब होगा वही धीमे, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स थे एंटोनिम में एज पर योर मॉड्यूल्स, तो आपके मॉड्यूल्स को ही कवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अदरवाइज तो वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने नॉर्मल सिनेरियो में भी देखते हैं। तो जितने वर्डों को याद कर पाओ, जितने वर्डों को ग्रैप कर पाओ, आपको करने ही चाहिए वर्ड्स ग्रैप। तो आप इन सबको पढ़े। एंटोनिम्स भी लिखने हैं आपको नोटबुक में, और सिनोनिम्स के साथ साथ आपको एंटोनिम्स भी मुझे भेजनी है विदिन 24 आवर्स ऑफ सीइंग दिस वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।